Much everyone. I would like to invite Dr. Parvez Ahmed Sheikh on the dais for the lecture on cultivation technology of Ganoderma. Thank you, first of all, Zuhra. Respected Professor and Head, Dr. Shaheen Kaunzal-Jan, Dr. Tanveer Sahab, Dr. Asha Nabi, and respected students and colleagues who are engaged with this skill. Today I'm going to deliver a lecture on Ganoderma mushroom cultivation. तो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ MSME का जो ऑब्जेक्टिव है, आपको पता है MSME जो इसके अंदर ट्रेनिंग हो रही है हमें, तो ये इसका एक कानून पास हुआ था फर्स्ट टाइम इन 2006, जो एक्ट पास हुआ था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, जो 2006 में हुआ था। बेसिकली इंडिया में ऑलमोस्ट 27% जो GDP कंट्रीब्यूशन है ना, वो MSME से है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो ऑलमोस्ट 50% है। तो दैट्स वाई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब रीथिंक किया कि अब इसको हम और फाइन ट्यूनिंग करके, जो हम पहले रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयड यूथ्स थे उनको वो पहले जो आर्टिजन्स, उनको मतलब इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। अब उन्होंने बोला कि जो हमारी नई पीढ़ी है उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। तो ये 2022 तक टारगेट था कि हमारा जो MSME जो हम बनने वाले हो, आप इसमें बहुत सी सब्सिडीज़ या बाकी जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई होंगी, तो इसमें जो भी MSME में फिर दर्ज खुद करेगा तो उसमें टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, या बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अदरवाइज जो प्रॉब्लमेटिक बनती है वो उसमें सब्सिडीज मिलती है। तो ये है कि इसका यही खुलासा है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, उसमें आपके भी आइडियाज़ होने चाहिए, ताकि जो पहले स्किल हम देते थे, अब जो स्किल आपको मिल रहा है वो दूसरे लेवल का होना चाहिए। यही मुद्दा और मकसद इस MSME प्रोग्राम जो थ्रू इंडिया चल रहा है। तो इसी के तनाजुर में मैं आज गैनोडर्मा मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बोलूँगा। तो पहले गैनोडर्मा मशरूम क्यों करें, हम तो बटन या डिंगरी करते हैं ना यहाँ। पहली बात ये है कि क्योंकि मुझे गैनोडर्मा को प्रमोट करना है, मैं थोड़ा उनके बारे में ना नेगेटिव्स बोलूँगा। नेगेटिव इस सेंस से नहीं कि मैं उसको डिस्करेज करना चाहता हूँ, मगर इस सेंस से कि यहाँ पर जो कश्मीर है, जो भी हिली स्टेट्स है, वहाँ धान की जो घास है, या चाहे वो पैडी स्ट्रा हो या वीट स्ट्रा, वो मुहैया नहीं होता है जितना कि प्लेन एरियाज़ में होता है। ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है इसमें कि हमारे पास, मैं भी डॉक्टर साहब को पता है, मैं KVK में रहा हूँ। फार्मर्स हमेशा मुझे कहते थे कि हमें जो पैडी का जो प्राइस मिलता है उससे ज़्यादा हमें घास में मिलता है, चलो डॉक्टर साहब। तो उसके हिसाब से जो ये मतलब पैडी स्ट्रा है, हम तो वीट स्ट्रा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो पैडी स्ट्रा ही है, वो उतना अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास। जब भी, क्योंकि मैं इससे वाबस्ता था 2-3 साल मशरूम कल्टीवेशन से, तो हमेशा फार्मर यही शिकायत करता था कि हमें पैडी स्ट्रा अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करें? दूसरी हमारी बड़ी एक इंडस्ट्री है जो आप सबको पता होगा, जो है हमारी एप्पल इंडस्ट्री। तो उसमें जो हमारा हर एनुअली जो प्रून करते हैं ट्रीज, प्रूनिंग, शाख तराशी जिसको कहते हैं, वहाँ से हमें मिलियंस ऑफ टन्स जो प्रोड्यूस होता है वुड, प्रूनड वुड, वो हम जलाते हैं उससे हम कोयला बनाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, ठीक है। और हमें जो वेस्ट वेल्थ कॉन्सेप्ट है वो जनरेट नहीं होता है, उससे हमें कोई वेल्थ जनरेट नहीं होती थी आज तक।
अब हम अगर ये हमारे ये कॉन्सेप्ट है, जितना भी हमें कश्मीर में जो वुड जनरेट होता है वो हम डाइवर्ट करें एज अ सबस्ट्रेट फॉर मशरूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये जो मेडिसिनल मशरूम्स है इसमें एक गैनोडर्मा आता है, बहुत सारे हैं मतलब स्टाके हैं, वो इनोकी है, इनोकी मशरूम जो विंटर मशरूम कहा जाता है, इंशाल्लाह वो हम इस साल इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें लिग्नोलिटिक सबस्ट्रेट होना चाहिए। जो हमें एप्पल वुड है, वो लिग्नोलिटिक सबस्ट्रेट है। जो हमें धान घास या वीट स्ट्रा, पैडी स्ट्रा, वो लिग्नोसेलुलोसिक सबस्ट्रेट है, उसमें सेलुलोज भी है। ठीक है, ये लिग्नोलिटिक सबस्ट्रेट है जो हमारा चाहे एप्पल हो, चाहे सैलेक्स हो, चाहे पॉपुलर हो, वहाँ हमें लिग्नोलिटिक मटेरियल अवेलेबल होता है और हर साल हमें ऑलमोस्ट वो फ्री ही मिलता है हमें। ठीक, तो हम वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर में। तो पहले अगर मैं गैनाडर्मा की बात करूंगा, ये एक मेडिसिनल मशरूम है। तो ये क्यों, यही क्यों, मतलब बिकॉज इसमें ये मेडिसिनल इसकी खासियत है, अभी मैं बताऊंगा यही क्यों। बाकी भी है, तो स्टाके वो भी इम्पोर्टेंट है। गैनाडर्मा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट इंडिया 100 करोड़ का बिजनेस इंपोर्ट करता है फी साल, वो मलेशिया और चाइना से। तो यहाँ पर उतनी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होती है। तो और ये गैनोडर्मा, इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कोई मनफी असरात नहीं पाए गए हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग पर। और ये मशरूम अगर देखा जाए, इसके कई नाम हैं, कई नामों से जाना जाता है। जैसे चाइना में इसको लिंगजी कहते हैं, इसका मतलब है शाइन। जो लिस्वीडियम है, उसका जो गैनाडर्मा लिस्वीडियम, जो आम तो ये एक तो प्लांटम होता है, वो काश्त में नहीं आता है, बट यही जो लिस्वीडियम है, गैनाडर्मा लिस्वीडियम, तो ये शाइन की वजह से इसको नाम लिस्वीडियम है। तो चाइनीज़ में इसको लिंगजी कहते हैं, जापान में इसको ऋषि मशरूम कहते हैं, और चाइना, कोरिया, जापान के लोग इसको ना मतलब स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के तौर पर इस मशरूम को इस्तेमाल करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट चाइना में 4000 साल से ये खाया जाता है। तो इसके बहुत से टाइटल्स दिए गए हैं, जिसमें सरफेस्ट किंग ऑफ ऑल हर्ब्स, सेकंड इसको हर्ब ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंसी भी कहते हैं, और मशरूम इमॉर्टैलिटी, तो ये भी इसमें छूट गया है। ट्रेडिशनली ये मशरूम चाइना में ही उगाया जाता था, बट जो यूरोपियंस थे इन 16th एंड 17th सेंचुरी में, उन्होंने कमर्शियल लेवल पर इसको ग्रो करना स्टार्ट किया। कमर्शियल लेवल पर, एक तो हुआ ट्रेडिशनल लेवल पर, अब फिर कमर्शियल लेवल पर यूरोप वालों ने इसको स्टार्ट किया है। तो इसकी एक खासियत है, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में भी होते हैं। ठीक है, इसके बहुत से स्ट्रेन्स अवेलेबल है। अगर आप जम्मू में जाएंगे, वहाँ पर भी गैनोडर्मा अवेलेबल है। अगर आप ट्रॉपिकल रीजन्स में जाएंगे, वहाँ पर भी है। अगर यहाँ आएंगे सर्द इलाकों में, यहाँ भी अवेलेबल है। स्ट्रेन्स डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके उस बदौलत से ये हम हर एक जगह पर ग्रो कर सकते हैं, और ये हमारे जंगलों में भी पाए जाते हैं। और हमारे जंगलों में दो किस्म के जो वुड है, एक तो हार्ड वुड और एक सॉफ्ट वुड। हार्ड वुड आपको पता होगा, सॉफ्ट वुड जो कॉनिफर्स है हमारे, आपको पता है, जैसे सिट्रस देवदारा है, क्यूप्रस है ना, जो जंगल में है, उस पर ये नहीं आता है। जो हार्ड वुड डिसिडियस इन नेचर, जिसके पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, अभी विंटर आ गया
जो भी प्लांट्स डेसिडियस इन नेचर है, जो भी अपने पत्ते गिराता है उनको डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं, उन पर ये आता है। बाकी जो अगर आप कॉनिफर्स देखेंगे वो अभी भी ग्रीन है, वो विंटर में स्नो में भी फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, ठीक है ना। कॉनिफर्स जो ग्रीन हमेशा रहते हैं क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस, मगर ये नहीं दिखाते हैं। तो इस पर ये गैनोडर्मा आता है। हमारी यही एडवांटेज है कि हमारा जो एप्पल इंडस्ट्री है, मतलब उसमें बहुत जो एनिमली प्रून्ड वुड होता है, हम इसमें डाइवर्ट कर सकते हैं। सबस्ट्रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार हम जम्मू में थे तो वहाँ पर वो हमें बोल रहे थे कि अगर हम उनको ये सबस्ट्रेट मुहैया करवाएं, यानी कि जो हमारा प्रून्ड वुड है वो सारडस्ट बनाए आप हमें भेज दीजिए, क्योंकि उनके पास उतना नहीं है, ठीक है। हमारे पास ये जो एप्पल इंडस्ट्री वो बहुत बड़ी है ना, हमें ढेर सारा वो प्रून्ड वुड मिलता है एनिमली। तो ये पॉसिबल है कि हमें सबस्ट्रेट की कोई किल्लत नहीं होगी। जैसे हमने बटन मशरूम में ये देखा है कि हमारे पास घास नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इसमें नहीं है। अच्छा, इसके अगर हम मार्केट में देखेंगे, ये ऐसे नहीं खाया जाता है जैसे बटन मशरूम, ठीक है। इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये इंडियन मार्केट में हर एक आउटलेट पर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ऋषि पाउडर कॉफ़ी है, ऋषि मशरूम एक्सट्रैक्ट पाउडर फॉर्म में, गैनोडर्मा टैबलेट्स भी आते हैं, और बहुत से डाइटरी सप्लीमेंट्स इसके बनते हैं। तो जैसे मैंने बोला था पहले, एक तो वो कि सबस्ट्रेट अवेलेबल हमारे पास है, दूसरा ये कि गैनोडर्मा क्यों करें हम, क्योंकि इसकी इफादियत जो है ना, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। तो जैसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से है इसमें, पॉलीसेकेराइड्स है, ट्राइटरपेनॉइड्स है, ट्राइटरपीन्स है, प्रोटीन्स है, अमाइनोस, और ये क्वालिटी इसमें जो ख़ास किस्म के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं तो या प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें कम कोलेस्ट्रॉल आपको पता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। तो ये भी और मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की हवाले से अगर हम देखेंगे, ये एनाल्जेसिक में भी काम आता है, ये एंटी एलर्जिक है, ये ब्रोंकाइटिस जिसको होता है अगर वो बाहर तो वही यही लेते हैं, तो जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ है। अच्छा, लिवर में जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए ये दिया जाता है, और कैंसर काजिंग, जिनको कैंसर पेशेंट्स को भी ये देते हैं गैनोडर्मा। ऑलमोस्ट इसमें 200-250 एक्टिव मॉलिक्यूल्स अभी तक ना आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, वो रिपोर्टेड है। ये तो हो गई यहाँ तक इफादियत क्यों करें हम। अब इसमें क्या करें, कल्टीवेशन जो काश्त है इसकी हम कैसे करें। तो पहला जो आपने पढ़ा होगा आज तक, अभी तक मुझे लगता है, जैसे हम कल्चर प्रिपरेशन, कल्चर जो हम इसका बनाते हैं उसके लिए हमें एक फ्रूटिंग बॉडी चाहिए, एक गैनोडर्मा मशरूम चाहिए, ठीक है। वो हमेशा आपको मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, स्पान भी मिलेगा। हम अगर क्या करते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडी या गैनोडर्मा, आई मीन टू से गैनोडर्मा मशरूम, ठीक, वो लेके उसमें हम टिश्यू बिट उठाते हैं, वो अपने शायद स्पान मेकिंग में पढ़ा हो। ने इनको कल्चर के बारे में बता दिया, डॉक्टर नजीब साहब ने स्पान के बारे में लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर किया है। थैंक यू सर। स्पान, फिर हम स्पान बनाते हैं, आपने पढ़ा होगा, हम किसी मीडियम में डालते हैं, फिर कल्चर बनाते हैं, वहाँ से हम स्पान बनाते हैं। स्पानिंग के बाद हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, जिस पर न जो बेस सबस्ट्रेट होता है, जिस पर मशरूम उगता है, फिर उनको फिर स्पानिंग करते हैं, यानी कि बेस सबस्ट्रेट में डालते हैं, जिसको इनोकुलेशन कहते हैं। फिर स्पान रन होता है, यानी कि पूरा फंगस पूरा फैलता है। फिर उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट। ये हो गया जस्ट ओवरव्यू। तो अब ये है टिश्यू बिट मेथड से हम टिश्यू उठाते हैं, तो ये पढ़ा होगा आपने। फिर कल्चरल मीडिया चाहिए,
PDA हो या मॉल्ट एक्सट्रैक्ट DDA हो, इस पर ये पहले कल्चर बनाते हैं इसका। अब फिर जब हम स्पान तैयार होता है तो अब हम दूसरा जो स्टेज है, स्पान तैयार होने के बाद जो सबस्ट्रेट मैंने जो बताया कि हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ वुड जो अवेलेबल है कश्मीर में, वो हम कैसे इस्तेमाल करें। पहले कि ये कि जो हम इसमें 2-3 किस्म के कल्टीवेशंस कैसे तरीके हैं। पहले तो ये हम याद रखें जो इस साल का वुड है, इसी साल हमें उसी का मतलब पहले डस्ट बनाना है या प्लेट्स बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे सॉ डस्ट बनाएंगे और किस सीज़न में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जून में नहीं ले सकते हैं। कोई बताएगा मेरा ये प्लांट है, मैं काटना चाहता हूँ, फिर वहाँ सॉ डस्ट उससे नहीं आएगा, ठीक है। या स्प्रिंग में वो पेड़ काटेगा या शाख तराशी करेगा, उसमें जिसमें जो बड निकलेगा उसमें उस वाले जो ब्रांच होगा उसमें मशरूम नहीं होता है, ठीक है। मैं वो बताऊंगा क्यों, कब ये जो नवंबर दिसंबर जिससे जब हम अमूमन शाख तराशी करते हैं, उसी वही वुड हमें चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम चाहे सॉडस्ट बनाएं चाहे चिप्स बनाएं, तो मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है वुड लॉग कल्टीवेशन। लॉग कल्टीवेशन, एक लॉग लाते हैं, लॉग पता है ना, लॉग्स लाते हैं, तो वो हमें उसमें क्या करते हैं, ट्री स्टाम्प, ठीक है, गोट या कश्मीरी में बोलते हैं, तो या करते हैं वुड, उसको चिप्स बनाते हैं 12 to 15 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो नेचुरल लॉग में ये करते हैं कि फिर ड्रिल से हमें होल करते हैं, होल्स बनाते हैं। होल जब बनाते हैं उसके बाद हम उसमें स्पान डालते हैं। स्पानिंग के बाद हम इसको ग्रीन हाउस में ले जाते हैं। ग्रीन हाउस में उसको बरी हम करते हैं अंडर द सॉइल। इस ये होता है एक टेक्निक, अभी मैं वो ठीक तरीके से बोलूँगा वजाहतन। फिर है कंपोस्ट टेक्निक, जो हम बटन मशरूम जैसे कंपोस्ट तैयार करते हैं, वैसा भी एक तरीका है। वो तीसरा तरीका जो है वुड पल्प, जो हम वुड का गोदा बनाते हैं, उससे भी इससे फास्ट जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना, हमारे मशरूम जल्दी बनते हैं। अगर हम लॉग मेथड जैसे मैंने बताया कि हमें पहले मकसूद ये देखना है कि वुड, अगर हमारे पास एप्पल नहीं है या बाकी कोई स्टेट है, वहाँ हम कोई सेलेक्स या पॉपुलर ख़ास कोई प्लांट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके लॉग्स बनाते हैं। लॉग बनाते जब बनाते हैं उसके बाद हम ड्रिल करते हैं। ड्रिल के बाद हम उसमें स्पान डालते हैं। स्पानिंग के बाद या अगर हमें नियर बाई फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर पेड़ों के नीचे रखते हैं, ये भी एक तरीका है। और ये भी अभी होता है जापान में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो भी है वहाँ पर भी ऐसा होता है कि लॉग कल्टीवेशन अभी भी होती है। तो इसमें एक चीज़ है कि 1 साल के बाद हमारा मशरूम आता है, हमें कुछ नहीं करना है। वुड लॉग्स में मतलब होल्स करके स्पान डाल के उनको उठाया और पेड़ों के नीचे रखा, ठीक है। अगर नियर बाई फॉरेस्ट एरिया हो, जैसे हमारी ट्राइबल्स भाई हैं, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। वो वुड लॉग बना सकते हैं, मतलब वुड लॉग्स ला सकते हैं, उनको अवेलेबल भी होते हैं, और वो फिर ट्रीज़ के नीचे रखकर अगले साल इसमें फ्रूटिंग पाई जाती है, ठीक है। ये एक वुड, और ये दुनिया भर में होती है। सेकंड जैसे और शॉर्ट लॉग मेथड, इसमें वही ये करते हैं कि जो हमारे पास वुड मटेरियल है उनको 12 to 15 सेंटीमीटर चिप्स बनाते हैं। तो फिर उनको फिर प्लास्टिक पॉलीप्रोपाइलिन बैग में डाल के ऑटोक्लेविंग, जैसे आपने पढ़ा होगा ऑटोक्लेविंग किस लिए, जो भी मेडिसिनल मशरूम है उनके लिए ऑटोक्लेविंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी हम जो हमारा बटन या डिंगरी हो उसमें हम कभी ऑटोक्लेविंग नहीं करते हैं, बट इसमें मेडिसिनल मशरूम में एक प्राइम क्राइटेरिया है कि हमें स्टरलाइजेशन करनी है, ठीक है। ये तो हमें करनी ही करनी है। तो
इसमें भी हम ये करते हैं कि जो हम ये चिप्स बनाते हैं फिर पॉलीप्रोपाइलिन बैग में डाल के फिर ऑटोक्लेविंग के बाद जब वो ठंडा होता है फिर उसमें स्पानिंग, जैसे हम स्पानिंग बाकी मशरूम्स में करते हैं, फिर इसको हम बरी करते हैं अंडर द सॉइल, चाहे ग्रीन हाउस हो या अगर हमारे पास यहाँ मतलब फॉरेस्ट एरिया हो वहाँ पर करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज होती है, इसमें कम टाइम लगता है कंपेयर टू जो लॉग मेथड है। लॉग मेथड में तो ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल लगता है। लॉग मेथड में आपने ये नहीं पूछा कि हम वो स्टरलाइज क्यों नहीं करते हैं, वो आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, तीसरा है वुड पल्प, जो बॉटल मेथड है, इसमें हम पल्प बनाते हैं। अगर हमारे पास अब इंडस्ट्रियल लेवल पर हम जाते हैं, अगर हमारी जो अगर हम अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो हम ये वुड जो होता है हमारे पास, हम उसका पल्प बना के बॉटल्स में भरते हैं। जो बेशक्ल होता है, पल्प जो होता है ना, वो बेशक्ल होता है, वो किसी भी बॉटल में या किसी भी कंटेनर में हम रख सकते हैं, उससे फास्ट हमारा गैनोडर्मा प्रोडक्शन होता है। तो तभी हो सकता है, ये 3rd स्टेज है हमारा, जब हम पहले इसकी काश्त अच्छी तरीके से सीख लें। ये है एक पिक्चर लॉग कल्टीवेशन। अब कंपोस्ट मेथड है। कंपोस्ट मेथड जो होता है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हम जैसे हैं हम तो वही करेंगे। तो इसमें हम जो वुड हमारे पास है, हम जो वुड मिल्स है वहाँ से सारडस्ट बनाए, मगर वो मिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें सॉफ्ट वुड नहीं होना चाहिए। जो हमें मिक्स मिलेगा, मिक्स हमें नहीं चाहिए, हमें प्योर, चाहे एप्पल हो या पॉपुलर हो या सेलेक्स हो, हार्डवुड टाइप के जो भी वुड्स हैं वही, उसी का सॉडस्ट लेके हम ऑलमोस्ट 70-80%, ठीक है, उसका लेते हैं। तो 20%, अच्छा वीट ब्राउन जो है, जो धान का छिलका, ठीक है, धान का छिलका हो या गेहूं का छिलका, वो 20%, तो कुछ 1% जिप्सम हम डालते हैं। तो फिर सप्लीमेंटेशन के लिए सोया पाउडर या बाकी कुछ, बट मेन जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें सारडस्ट है और वीट या राइस ब्रान। तो उसी हिसाब से हम जब उसको हम पहले पानी में भिगो देते हैं, पानी डालते हैं, ऑलमोस्ट दूसरे दिन हम ये इंश्योर करना है कि 65 to 75% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। और फिर ये सारी चीज़ें हम मिक्स करते हैं, जैसे मैंने बताया कि चाहे राइस ब्रान हो, चाहे जिप्सम हो, चाहे मोलासिस हो। मोलासिस इम्पॉर्टेंट एक आइटम है। तो ये हम फिर इसको ढक लेते हैं, ठीक है। 3 ही या 4 ही चीज़ें इसमें हैं, एक तो सारडस्ट प्लस राइस ब्रान प्लस मोलासिस और ये जिप्सम, ये डाल के हम बटन मशरूम के जो हमारे पास कंपोस्ट है उसको हम एसिडिटी मेंटेन करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पर भी थोड़ा जिप्सम हम डालते हैं, ठीक है, बट उसमें ज़्यादा pH फ्लक्चुएट होता है कंपेयर टू दिस। इसमें क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं 1 हफ्ते के लिए, थोड़ी सी इसमें ना कंपोस्टिंग हो जाती है 5-6 दिन तक बस। फिर इसको उठा के हम पॉलीथीन्स में भरते हैं और ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते हैं। ऑटोक्लेविंग के बाद हम आपको बताएं, जब ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेविंग के बाद हम स्पानिंग करते हैं, जो हम ऑलरेडी मुहैया होता है हमारे पास। फिर स्पानिंग के बाद फिर इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन वही 10 to 20 days एट ओपन में कर सकते हैं, स्पॉनिंग हम ओपन में कर सकते हैं या लिमिनेटर में? लेमिनार फ्लो में ही करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंडमनेशन नहीं आनी चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आपका जो आपकी स्पेस है ना बाहर, तो लेमिनार फ्लो के बाहर भी करते हैं, बट वो स्पेस एसेप्टिक होनी चाहिए, वो वहाँ पर कोई कूड़ा करकट या बाकी साफ अगर हो तो पॉसिबल है। मगर वो जो पॉलीथीन है, बट वो इसमें एक ही क्राइटेरिया, आपको स्टरलाइज्ड बैग्स में ही आपकी कल्टीवेशन पॉसिबल है। तो
तो उसके बाद हम, आपको पता है जब इंक्यूबेशन होती है, यानी कि स्पान रन उसमें होता है, स्पान रन के बाद हम फिर क्रॉपिंग रूम में इसको शिफ्ट करते हैं। क्रॉपिंग रूम में ऑलमोस्ट 3 to 4 months लगते हैं, इसमें 5 माह भी लगते हैं। तो फिर ये उसके बाद हमें मशरूम मिलता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स मैंने फोटोग्राफ लगाया है, तो ये मशरूम है। तो इसमें एक चीज़ है कि ये 2 शक्लों में नुमाया होता है, एक कॉन्क फॉर्म और एंटेलर फॉर्म। कॉन्क फॉर्म तो मीन्स फैन शेप्ड, जैसे ये आपने देखा है, और ये एंटेलर फॉर्म यानी सींग की शक्ल में भी आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्रॉपिंग रूम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की जो प्रपोर्शन है ना, वो क्या है। अगर आप अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसा प्रपोर्शन हो तो एंटेलर फॉर्म निकलता है, अगर थोड़ा उसमें वेरिएशन आता है तो फैन फॉर्म। हमें उससे कुछ गर्ज नहीं है, बट हमें ये कि मशरूम 2 शक्लों में हमें मिलता है। तो एक ही चीज़ हमें यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, ये आसान है, बट ये समर के जो मंथ्स हैं उसमें हम अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। विंटर के मंथ्स में क्योंकि इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है आम मशरूम से थोड़ी ज़्यादा है, ये जो इसका स्पान रन ऑलमोस्ट 28 to 32 डिग्रीज पर होता है, 35 तक इनफैक्ट। अगर आपका जो पॉली हाउस भी हो या समर में आपके टेम्परेचर्स यूजुअली तो हाई होते हैं, तो इसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है जैसे ह्यूमिडिटी वहाँ मेंटेन करते हैं, यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो बस ये है ऑलमोस्ट अबाउट गैनोडर्मा मशरूम कल्टीवेशन। अगर इसके बारे में आपको कोई सवाल हो, ज़्यादा फास्ट क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? किसी को पार्टिसिपेंट से कोई क्वेश्चन या कुछ? सर आपने अभी बोला कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के अवेलेबल, तो हमारी जो हम हिमालयन रेंज में आते हैं स्ट्रेन्स अवेलेबल करवाएंगे। मैंने ये बताया कि इसके ये ट्रॉपिकल में भी है, ये सब ट्रॉपिकल में भी है, ये टेम्परेट रीजन में भी। दैट्स वाई कि ये ग्रो हर एक जगह पर होता है। ये यूरोप में भी, ये ट्रॉपिकल कंट्री जो हॉट कंट्रीज़ हैं उनमें भी, इंडिया में भी, हर एक जगह पर ये वो दस्तयाब है। जैसे टेम्परेट हम अपने जो हमें जंगलों से लाते हैं, वहाँ हम अपनी स्ट्रेन्स बनाते हैं, लोकल स्ट्रेन्स जो टेम्परेट। हाँ हम बताइए होते हैं। ऑलमोस्ट मैडम हर एक जो भी यहाँ पर रीजन्स है, जैसे नॉर्थ साउथ हमने लाया है, ऑलमोस्ट 4-5 टाइप के है। तो अभी हम वो इवेलुएट करेंगे मैडम इस साल अंडर HADP प्रोजेक्ट जो आपकी निगरानी में हो रहा है, तो वो हम टेस्ट करेंगे। अभी हम इन पर हमने सबस्ट्रेट टेस्टिंग की है इस साल। हमने वुड जो एप्पल वो सॉडस्ट उस पर चला, हमने जो आलमंड शेल्स है उस पर चलाया है, या वॉलनट शेल्स उस पर भी चलाया है। और थे 2-3 चीज़ें, मतलब एटलीस्ट एप्पल जो है हमारा मेन टारगेट, उस पर तो ये अच्छा चला। मैडम वो अगले साल जो होगा अब देखेंगे कि सर आपने ये जो इसके मेडिसिनल वैल्यूज जो आपने बताया, ये किस टाइम पे ये हर एक सेम रहता है? सेम रहते हैं। और ये भी है कि जो हमारी स्ट्रेन होगी वो कोई नया सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो उसमें, वो भी एक अंदेशा है। तो दैट्स वाई कि वो भी हम सबमिट कर सकते हैं। हमारी रीजन में जो गैनोडर्मा है उसमें एक अलग सा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है वो भी हम। जो आपने सर अभी बोला कि हमारे पास यहाँ प्रूनिंग के बहुत सारे गुण निकलते हैं, हाँ उसके जो उसका डायमेंशंस है, वो उसके लिए जो सॉडस्ट बनाना है, वो ये लॉग सिस्टम का वो तो फिजिबल नहीं है। लॉग सिस्टम या उस चीज़ को, हाँ लॉग सिस्टम, वो हाँ तो feasible नहीं है क्योंकि लॉग सिस्टम जो ट्राइबल्स हैं हमारे उनके पास तो है ना,
वो भी एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर शुपियन में एनवायरमेंटल कंसर्न रहेंगे उसके, उनके वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो तो होल्स वगैरह ड्रिल्स वो तो नहीं करने देंगे। क्या क्या मतलब उसके एनवायरमेंटल कंसर्न रहेंगे ना, जैसे वो होल्स ड्रिल करना आपने बताया वो तो उसके नहीं वो वुड लॉग्स अगर इनके पास वुड हो ना उसमें कर सकते हैं, वो उनको लेकर फॉरेस्ट के नीचे वो रख सकते हैं बिल्कुल। अगले साल जो, क्योंकि उनका एक हक है, आपने वो कानून नहीं पढ़ा होगा बट है, ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट से जो माइनर प्रोडक्ट्स वो ले सकते हैं, तो वो काश्त भी करते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। हमारे लिए हम तो कंपोस्टिंग करेंगे, आप या मैं, हम तो कंपोस्टिंग करेंगे। आपके सर इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट मशीनरी जो साडस्ट बिल्कुल, साडस्ट मशीन तो हम बाहर से लाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं साडस्ट या चिपर, वुड चिपर, वो 1-2 लाख की मशीन आती है, तो उसमें कैपेसिटी होती है 1 to 10 टन्स पर आवर हमें मिलता है। अगर आपके पास प्रूनड वुड हो तो 1 घंटे में 1 to 10 टन्स तक मशीन जो आती है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख की आती है कि साडस्ट मशीन और वुड चिपर। अब कॉम्बो भी उसकी आती है, वो भी 3-4 लाख की आती है। बस इतना ही चाहिए, और बड़ा सा इसमें है ना ऑटोक्लेव होना चाहिए बस और इसमें कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप ये साडस्ट पर आप स्पान भी बना सकते हो, साडस्ट जो है एप्पल का, उस पर भी आपको ग्रीन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका साडस्ट है ना उसी पर आप वही इस्तेमाल करोगे एज ए बेस सबस्ट्रेट फॉर स्पान प्रोडक्शन। हाँ मैडम, उसमें मैं जैसे मेरा सेकंड टॉपिक है वो बॉटलनेक्स, मैं उसी पर वो एक लंबा लेक्चर है, तो किस किस स्टेज पर आप क्या क्या ध्यान रखेंगे तो वो मैं बताऊंगा, शेयर करना चाहता हूँ स्पेशली इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने 2 साल रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में, तो फार्मर्स लेवल पर क्या क्या गलतियाँ करते हैं तो वह मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, कहाँ कहाँ कंपोस्टिंग के वक्त या आप या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मेंटेन करते वक्त या पानी छिड़कना आप वेट करते हो, जो हमारी मांग है वो डैम्पिंगनेस, जो मशरूम क्रॉपिंग रूम होता है वो डैम्प रखना है, आप वेट बनाते हो, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है वो मैं लंच के बाद आपके साथ शेयर करूँगा। सर आपने कहा कि हम इसको एज सच कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम इसमें डाइटरी सप्लीमेंट या कुछ टेबलेट्स वगैरह कर सकते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि हम इसको ऐसे कंज्यूम? ये वुडी टेक्सचर्स का होता है, अगर आपने देखा होगा गैनोडर्मा, इसका जो टेक्सचर वो फ्लशी नहीं होता है, ये वुडी होता है, तो पकाने में वो बहुत मुश्किल है और ये एज अ फूड नहीं खाया जाता है, इसे मेडिसिनल मशरूम, इससे पाउडर भी बनाई जाती है। कॉफ़ी आपने पी होगी, इसकी शायद नहीं पी होगी, आई डोंट नो, बट इसकी कॉफ़ी भी आती है, इसके बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं बाज़ार में, तो ये इसकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है, और ये इसकी शेल्फ लाइफ जो हमें एक अंदेशा रहता है कि मशरूम ग्रोवर को कि ये 1-2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा, इसका ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी एक फ़ायदा है हमारे लिए। हम इसके पर आपने कहा कि जो लॉग सिस्टम है इट टेक्स 1 ईयर, हाँ इट टेक्स, तो मतलब ये वो हैक्टिक तो नहीं हो जाता? हैक्टिक नहीं, आप सुनिए, जो ट्राइबल्स हैं मैंने पहले ही बताया, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून अलग बनाया है कि वो फॉरेस्ट से माइनर जो फूड फाइबर 5Fs वो निकाल सकते हैं, वो उनके लिए हैं, तो वो अगर उनके पास वुड अवेलेबल होता है वो वही, उनको कुछ नहीं करना है, वुड लॉग्स वो स्टलाइज भी नहीं करना है, वुड लॉग काटा क्योंकि वो स्टलाइज्ड ही होता है, जब प्लांट होता है जब हम काटेंगे वो तो अंदर से बंद है, तो उनको होल्स करके उनमें स्पान डालना है, अगले साल उनको ये ना मशरूम मिलेगा। सर इसमें क्यों इतनी वेरिएशन आती है एज कंपेयर टू बाकी जो हम करते हैं कंपोस्ट में करते हैं? कंपोस्ट में आपको कंट्रोल्ड कंडीशंस मिलते हैं ना, आप कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रखते हैं, वो तो नेचुरल कंडीशन में होते हैं, वहाँ तो विंटर आएगा, वहाँ तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगी,
यहाँ जो कंपोस्टिंग हम करते हैं मशरूम हाउस में, तो वहाँ तो हम कंट्रोल्ड कंडीशन, वहाँ ह्यूमिडिटी टेम्परेचर आप मेंटेन करते हो 24/7। दैट्स वाई वो तो अंडर नेचुरल कंडीशन, वॉर कंडीशन, वो वॉर कंडीशन भी हम पॉली हाउस में भी ले सकते हैं, बट हमें इतने लॉज अवेलेबल नहीं हैं, हमें तो आसान होगा कंपोस्टिंग।